वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार एसआई के लिए प्री और मेंस का जो मॉक टेस्ट चल रहा था, आज मॉक टेस्ट 10 नंबर है, यानी कि आपका इस प्रैक्टिस सेट का जो पेड कोर्सेज वाला है वो 10 आज लास्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटली आपका प्रैक्टिस सेट 10 था जो आज समाप्त होने वाला है। तो आज इसे हम समाप्त करके नेक्स्ट हमारे पास ज्ञान बिंदु का एक और पेड कोर्सेज वाला प्रैक्टिस सेट है, उसे भी स्टार्ट करेंगे। साथ में आज प्लेटफॉर्म का जो नेक्स्ट वीडियो था प्रैक्टिस सेट नंबर 10 प्रीवियस ईयर वाला, वो भी आ जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग इसका पीडीएफ लेके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। सिर्फ इसका ही नहीं, बहुत सारे बुक के ऐसे भी कंटेंट्स वहाँ पे जो आपको मिल जाएंगे, जो आपकी नीड होगी, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। और जो भी नया बुक आता है आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति जो नहीं है वो है आपका कपाल कुंडला। कपाल कुंडला जो है ये रविन्द्र की नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। चित्रा, द कोर्ट डांसर, चित्रागंधा, ये सभी जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर की ही कृति है। और बात करते हैं कपाल कुंडला की, तो कपाल कुंडला जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित बंगाली भाषा का एक प्रेम उपन्यास है। ठीक है, क्या है? तो ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित बंगाली भाषा का एक उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका सेकेंड नंबर। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा, एक मिनट, आंसर आपका बी हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। अगर हम बात करते हैं 1861, पहला ऑप्शन आपका 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों जो हुआ था उसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। साथ में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। ऐसे अध्यादेश की अवधि जो है मात्र 6 महीने होती थी। फिर गवर्नर जनरल को बंगाल और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। उसके साथ साथ कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत भी की गई। और याद होगा कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत भी किया था। तो ये प्रश्न आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 1909। 1909 में बात करें तो मार्लो मिंटो सुधार इसी को कहते हैं, 1909 को ही। ठीक है, और इसमें जो है बात करते हैं हम, तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था, पहली बार मुस्लिम के लिए। उसके बाद 1909 में लॉर्ड मार्लो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि भारत में ब्रिटेन की सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम ही था। 1909 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्टेंग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। ठीक है, और प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या जो 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। तो इंडियन ओपिनियन पत्र जो था वो आपका उर्दू में नहीं छपता था, उर्दू में नहीं छपता था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती में छपता था। अगला प्रश्न आता है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें दोस्तों तो श्री राजगोपालाचारी थे, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे भारतीय लगा होना चाहिए, जो नहीं लगा हुआ है तो श्री राजगोपालाचारी होंगे। अगर हम बात करते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय अगर पूछे तो वो लॉर्ड कैनिंग था।
साथ में आप देखेंगे कि भारत का अंतिम वाइसराय पूछे तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था, भारत का अंतिम वाइसराय। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्सादित कर दिया गया। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। अगला प्रश्न आता है 6 नंबर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये जो है वो किनके अनुभवों पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है, यह जो है स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। अगला प्रश्न आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के साथ विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को बल प्रदान किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 का। बात करते हैं अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो था वो 1861 के अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के साथ स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को बल प्रदान किया। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? फिनिक्स बस्ती का संस्थापक जो था इनमें से कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे महात्मा गांधी। पिछले सेट में भी इस प्रश्न को हम पढ़े थे। फिनिक्स बस्ती के संस्थापक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषा कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण होना चाहिए कहाँ दिया था? तो ये हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1916 में, एक्चुअली 1916 को बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर महात्मा गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया और ऐसा माना जाता है कि यह भारत में दिया गया उनका पहला सार्वजनिक संबोधन था 1916 में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो दल की स्थापना की गई थी वो दल को हम देखेंगे कि कौन सा दल था। तो वो था आपका, एक तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्टम्स फेडरेशन है और दूसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है। ये दोनों की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया शेड्यूल्स कस्टम फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर फेडरेशन, दोनों की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पहला ऑप्शन है पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ द इंडिया जयंत पटेल थे, जो कि 13 जून 1948 में ये स्थापना किए थे। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? तो वो आंदोलन था आपका एक तो आंदोलन था होम रूल आंदोलन और दूसरा था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 हो जाएगा। एक तो असहयोग आंदोलन और हो जाएगा समन्वय अवज्ञा आंदोलन। 3 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन और समन्वय अवज्ञा आंदोलन जो था वो महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। 12 नंबर, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका B.P. मेनन। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द इंडियन स्टेट्स B.P. मेनन की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी 1946 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति
निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। तो किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। 15 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका राज्यपालों की नियुक्ति, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, एंड नेक्स्ट हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं। तो आपका आंसर 2, 3 और 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका अकेली संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन अकेली संसद के द्वारा किया जा सकता है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका राजीव गांधी थे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे राजीव गांधी। 19 नंबर प्रश्न है आपका कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन करता है दोस्तों वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? तो दबाव समूह का जो भूमिका निभाता है वो INTUC है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है? कि जितने सभी दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने की शक्ति रखने वाले लोगों को प्रभावित करना। दबाव समूह राजनीतिक सत्ता नहीं चाहते हैं, लेकिन वो उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित करते हैं जिनके पास राजनीतिक शक्ति होता है। अब मन में तो ये भी प्रश्न होता होगा कि दबाव समूह आखिर होता क्या है? तो दबाव समूह ऐसा संगठन है जो सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, और वो तब बनते हैं जब समान हितों, विचारों और आकांक्षाओं वाले लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे कि दबाव समूह क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है। अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक जो थे वो श्री राजगोपालाचारी थे। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में जो था वो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो सुलभ सूत्र का संबंध आपका ज्यामितीय से है। किससे? ज्यामितीय से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित है? अछूत मतलब जो छुआछूत वाला होता है उसे कहा जाता है। तो ये आपका धर्मशास्त्र के काल में, धर्मशास्त्र के काल की अवधारणा है छुआछूत। ठीक है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी स्थित है। तो रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर की अगर हम बात करें तो रंगपुर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहाँ? एक मिनट। तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी स्थित है वो है सौराष्ट्र गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रंगपुर जो है दोस्तों ये मांदर नदी के तट पर है, मांदर नदी के तट पे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो गया? ये हो गया। पंजाब की बात करें तो पंजाब का रोपड़ जिला जो है वो रोपड़ है, वहाँ पे सतलज नदी पे पंजाब में रोपड़ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट है आपका सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो है इसका खोज सौराष्ट्र ये रंगपुर का जो उत्खनन करता थे वो कौन थे? तो रंगपुर के जो उत्खनन करता थे वो रंगनाथ राव थे, जो कि 1953 से 54 में क्या किए थे? इसका उत्खनन करवाए थे। 26 असत्य कथन को चुनना है। यहाँ पे राजा का नाम है और राज्य है, आपको मिलाना है। तो चलिए मिला लेते हैं। 24 में सबसे पहले प्रधोंत की बात करा है, असत्य कथन को चुनना। प्रधोंत अवंती के राजा थे,
उदयन वत्स के थे, प्रसेनजीत कौशल के थे, अजातशत्रु काशी के। बिल्कुल आपका गलत दिया हुआ है। अजातशत्रु की बात करें तो ये पाटलिपुत्र से था। ठीक है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा हो जाएगा। क्या? अहिंसा है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग जो हुआ है ये किस ग्रंथ में हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में जो है, तो क्वेश्चन जानते हैं आर्य शब्द जो है, आर्य शब्द का सबसे पहले उल्लेख आपको ऋग्वैदिक काल में मिलेगा। लेकिन अगर पूछा गया है कि आर्य शब्द किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट के मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। दूसरा है लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर देखेंगे, इधर दिया है, एक मिनट, क्वेश्चन इधर है ना, इधर है। आंसर आपका हो जाएगा कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो मात्र इसमें से जो एक कथन सही हो जाएगा वो केवल और केवल एक सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 1 में क्या पढ़ना था आपको कि जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्येक एमएलए के वोट के मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ये कथन ओनली करेक्ट है आपका। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो दक्षिण अमेरिका में किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो वो है बोलिविया। दक्षिण अमेरिका में बोलिविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो प्राथमिक श्रेणी के चट्टानों में रखा जाता है अग्नेय चट्टान को। अग्नेय चट्टान को जो है वो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है दोस्तों ये 180 डिग्री से होकर गुजरती है। कितना? 180 डिग्री से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो मैदान की गणना जो है दोस्तों ये की जाती है आपका द्वितीय श्रेणी में। मैदान की गणना द्वितीय श्रेणी के स्थलों के रूप में की जाती है। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जो है ये आपका स्थित है ह्यूरेन एवं ओंटारियो के बीच। सॉरी मिस्टेक हो गया, ईरी और ओंटारियो होगा। ईरी और ओंटारियो के बीच जो है वो नियाग्रा जलप्रपात आपका स्थित है। ठीक है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा है। क्या है? इंदिरा। और इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी पूछा गया है तो वो नामचावरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, नामचावरवा। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है, वो है आपका रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, दो पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता निकाल के गुजारा जाता है उसको दर्रा कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा हुगली नदी जो कोलकाता में है। ये भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है, हुगली नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी आपका दामोदर नदी है जो कि अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, संस्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? संस्थाम कोट्टा झील जो है इसके नाम से आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कोट्टा लगा है, मतलब कहीं ना कहीं ये केरल का है। ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। तो पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है वो सदाहरित होती है। क्या होती है? सदाहरित होती है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली। वृक्षांचित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वृक्षांचित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। कहाँ पे? पूर्वी डेक्कन में वृक्षांचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा है।
अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क पूछा गया है, तो ये है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसका नया नाम क्या है, रामगंगा। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। तो निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा जो होती है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका मखरला मृदा। कौन सी मृदा, मखरला मृदा। अगला प्रश्न है 46 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल आपका जूट नहीं है, जूट रबी की फसल नहीं है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया। तो भारत में नियोजित विकास का जो विरोध किया था वो महात्मा गांधी किए थे। कौन किए थे, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या था। तो ऑप्शन आप देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं पहली का क्या था, दूसरी का क्या था। पहली 1951 से 1956 था, ठीक है, जिसमें 2007 और 12 आपका दिया हुआ है। तो 2007 से 12 की अगर हम बात करें तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 2012 से 2017 आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना था। 2018 से बात करें 13, इसमें 2018 से 13 नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 2002 से 2007, ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना है। तो कह रहा है 12वीं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका व्यापार शेष कहते हैं। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य के बीच का जो अंतर होता है उसको व्यापार शेष कहते हैं। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र जो है दोस्तों, ये आपका है नोएडा में। कहाँ पे, नोएडा में, जो यूपी में है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, और ज़्यादा पूछा जाए तो बैंगनी का होता है। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो आहार नली की बाहरी परत को हम पिछले सेट में भी पढ़े थे, स्यूरेशा कहते हैं, और आंतरिक को म्यूकोसा कहते हैं। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। तो ऑक्सीजन रहित जो रक्त को ले जाती है उसको कहते हैं, उसे कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी कहा जाता है वैसी धमनी को जो रक्त ऑक्सीजन रहित ले जाती है। भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार, ऋण और अदृश्य व्यापार, ये सभी सम्मिलित होता है भुगतान संतुलन में। भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का के कारण क्या है। तो भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का कारण जो है वो हो जाएगा आपका, एक तो ऊंचे मूल्य, दूसरा विदेशी प्रतियोगिता, और तीसरा निम्न स्तर का माल। सभी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मौ से मुरलेन और मौ से मिजोरम। विदेशी व्यापार भुगतान संबंधित है। तो विदेशी व्यापार भुगतान जो संबंधित है ये हो जाएगा आपका भुगतान संतुलन से। किससे, भुगतान संतुलन से। अगला प्रश्न है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है। तो लघु परिपथ के समय विद्युत धारा जो होता है परिपथ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए यहाँ पे मिला लेते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15। उसके बाद 1 मिनट, चलिए सबसे पहले मिला लेते हैं। 22 भाग है और 22 भाग में आपको कुछ भाग दिया हुआ है, इसे मिलाना है। संविधान के भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में आप देखेंगे निर्वाचन दिया हुआ है। निर्वाचन जो कि आपका 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 पहले ही ऑप्शन दिख गया आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। संविधान का भाग 16 क्या कहता है, तो भाग 16 में है कि कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 16 में, और इसका 3 हो जाएगा। संविधान का भाग 17 क्या कहता है, संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, 2 हो जाएगा ऊपर, राजभाषा से। और संविधान का भाग 18 जो है यह कहता है आपात उपबंध जो फर्स्ट में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो गया।
22 भाग को आपने देखा। 22 पहला भाग क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता है, तीसरा मौलिक अधिकार है, चौथा नीति निर्देशक तत्व है, 4 के क में मूल्य कर्तव्य है जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं था, उसको जोड़ा गया बाद में, 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं, 8 में संघ राज्य क्षेत्र हैं, 9 में पंचायत है, 9 के क में नगर पालिका और 9 के ख में सहकारी समिति हैं। 10 में देखेंगे अनुसूचित और जनजाति का क्षेत्र है, 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं प्रवाद है, 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य के समागम, 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, 14 के क में अधिकरण है, 15 में निर्वाचन, 16 में देख ही चुके हैं, 17 तक तो आप देख ही चुके हैं, 19 में आ जाइएगा तो 19 में है प्रकीर्णन, 20 में संविधान संशोधन, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध और 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये आपका 22 भाग था। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र होता है बीच में, जो इसमें 24 तीलियां होती है, इसका अगर हम बात करें किसका प्रतीक है तो ये प्रतीक हो जाएगा आपका न्याय का। किसका? न्याय का प्रतीक है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। 62 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधायक उसके छात्रावासन पर व्यापंगत यानी लैप्स हो जाता है, पहला स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ठीक है, आपको सही ही चुनना है। दूसरा है राज्यसभा में लंबित कोई विधायक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया लोकसभा के विघटन पर व्यापंगत नहीं होगा, बिल्कुल भी करेक्ट, आपका करेक्ट हो जाएगा। 63 देखिएगा कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन है? तो सबसे पहले आपका अन्नामलाई पहाड़ी, जावेदी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे की ओर। 64 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो नेपाल से अर्कानोमा जो है, अराकनयोमा ये संबंधित नहीं है। अर्कानयोमा जो है ये नेपाल से संबंधित नहीं है। ये कहाँ की है? तो ये अराकनयोमा कहाँ पे है? ये म्यांमार में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? म्यांमार में है ये पर्वत श्रृंखला आपका। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? कल भी इस प्रश्न को हम किए थे, पिछले प्रैक्टिस सेट जो आपका 9 नंबर था उसमें। तो इस प्रश्न का आंसर आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर इधर आपको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ब्रोमीन। यहाँ पे ब्रोमीन होगा लिखा हुआ। ब्रोमीन जो है वो अधातु, ब्रोमीन जो है एक ऐसा अधातु है जो कमरे की ताप पर तरल रूप में पाया जाता है। चलिए यहाँ पे आपको कह रहा है इसको मिलाने के लिए, एक तरफ जनजाति का नाम है, दूसरा राज्य दिया हुआ है, आपको मिलाना है। गद्दीज कहाँ की जनजाति है? तो गद्दी जनजाति की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। टोडा आपका तमिलनाडु का है। खासी जो हो जाएगा मेघालय, खासी आपका कहाँ का हो जाएगा? तो खासी आपका मेघालय हो जाएगा। नागा मणिपुर का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का जो वर्ग है दोस्तों ये हो जाएगा आपका 67 का ऑप्शन नंबर डी, कच्छारी मिट्टी, जो कि भारत का सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है। कच्छारी मतलब जिसको हम लोग कीचड़ बोलते हैं, उस टाइप की मिट्टी है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर सूचियों को नीचे दिए गए कूट को चुनिए। यहाँ एक तरफ आपको वहाँ वनस्पति का नाम है, दूसरी तरफ जगह का नाम है कि कहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो इसे मैच करेंगे। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वन आपका पाया जाता है साइलेंट वैली जो केरल में है। शंकु वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कक्ष वनस्पति सुंदरवन में पाया जाता है एंड पतझर वन राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक ने राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? टॉलमी फिलाडेल्फस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो मिस्र का शासक था। कहाँ का? मिस्र का। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प जो है ये आपका नेपच्यून यानी वरुण का चंद्रमा है हिप्पोकैम्प। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश है?
तो सार्क की बात करें, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इसी को हम लोग दक्षेस भी कहते हैं, दक्षेस भी कहते हैं। और ये जो है इसका जो आपका पूछा गया है कि कौन सा इसका सदस्य देश नहीं है, तो इसमें आपका सदस्य देश पूछा गया है कि सदस्य देश है ना, कौन सा सदस्य देश है। तो एक तो आपका इसमें हो जाएगा, ये पांचों है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, 5 हो जाएगा, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ईरान नहीं है। 1 से 5 तक आपका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। 72 को देखेंगे कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी। तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो हुई थी वो 1977 में हुई थी, 1977 में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन देखेंगे फिर तो बताएंगे कि क्या सही नहीं है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। इथेनॉल पानी में नहीं घुलता, बिल्कुल गलत है, इथेनॉल पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दाब को परिभाषित करता है। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। तो इस प्रभाव को जाना जाता है किस नाम से। तो इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन के नाम से। किस नाम से? अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था, तो वो था आपका कछवाहों से। कहाँ से? कछवाहों से। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है। तो ये 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस भारत में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मतदाता दिवस। शब्द इम्प्रियत प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो दोस्तों ये किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल को 1971 में पेश किया गया था। 1971 में संसद में प्रथम लोकपाल बिल को पेश किया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर की, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है ना। डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो का कार्य होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो बदल देगा। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, जरूर, क्योंकि मैं बहुत बार इस प्रश्न को जिक्र किया हूँ। निम्न दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? और मैं ऐसे ही नहीं बोलती, एग्जाम में पूछा जाता है और थोड़ा थोड़ा करके मिस्टेक करके आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा जो आप नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, तो एक बार लिख लीजिएगा तो याद रह जाएगा। तो 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सूखे बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही दिया हुआ है। सेविन कीटनाशक है। टेफ्लॉन फ्लोरोनी युक्त बहुलक है। फुलेरिन यह आपका सुमेलित नहीं है, कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। 85 में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे कूट का प्रयोग करके आपको मैच करना है। तो चलिए सबसे पहले मैच ही कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट। हाइपो की बात करें तो सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 86 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेसान का खोज हिडेकी युवा, ये आपका सुमेलित है। पॉजिट्रॉन का खोज CD एडरसन और UF हिंस। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा HA वेंथे, ये भी सही है। पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फॉर्मी, ये गलत है। इसकी अगर हम बात करें इसका खोज किसने किया था, तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मैकमिलन और एबिलसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपका ये करेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। निमाड़ी एक नस्ल है। निमाड़ी एक नस्ल है किसकी? भेड़ की, बकरी की, गाय की या फिर भैंस की? तो निमाड़ी एक जो नस्ल है वो नस्ल हो जाएगा आपका किसकी? भैंस की। ऑप्शन नंबर डी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, सभी लोग जानते हैं। और सबसे ज़्यादा दूर पूछे तो पारसेक हो जाएगा। गलत लिख दिए।
पार्सेक सबसे ज़्यादा दूर का हो जाएगा, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अमलगम क्या है? तो अमलगम की अगर हम बात करें तो अमलगम एक तरल पारा मिश्रित धातु है अमलगम। 90 नंबर प्रश्न देखिएगा कि वस्तु संयोग संस्थापन का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा आपका बायां जूता और दायां जूता, ऑप्शन नंबर बी वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 91 नंबर है। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का क्या नाम है? तो इसका नाम था शक्ति, जो कि भारत में विकसित सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट है, जिसका नाम है शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो वो आपका कंगारू चूहा जो है वो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक का स्रोत है? तो जैव उर्वरक का स्रोत एजोला हो जाएगा, जैव उर्वरक का स्रोत। धारा प्रवाह 94 नंबर प्रश्न है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। 55 नंबर है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो चिमनी से धुआं जो है वो संवहन के सिद्धांत पर निकलता है। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है। एक तरफ विटामिन है और उसका नाम दिया हुआ है, आपको मिलाना है। विटामिन की बात करें तो 96 में विटामिन की बात करें तो कैरोटीन हो जाएगा। एंजाइम्स कौन है? पेप्सिन एक एंजाइम है। हार्मोन इसमें से टेस्टोस्टेरोन और प्रोस्टोन एक हार्मोन है, और प्रोटीन कैरोटीन है। ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा 96 का? तो बी करेक्ट हो जाएगा। 97 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दा हम किसको कहते हैं? किडनी को बोलते हैं। तो इसका सामान्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना, ये कार्य नहीं है। बाकी यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोन का स्रावन करना, रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करना। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो मुगल और मेवाड़ के बीच संधि 1615 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। यज्ञ की देखरेख कौन करता है? तो यज्ञ की देखरेख जो है वो करता ब्रह्मा। कौन? ब्रह्मा। एंड लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रैक्टिस सेट भी है आपका। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? तो कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये प्रैक्टिस सेट का सीरीज था आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।